सुप्रभात बच्चों, साई राम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी आरोह पुस्तक से पद्य खंड लेंगे। उसमें से आपकी कविता घर की याद देखेंगे। तो जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, घर की याद। हम जब घर में रहते हैं तो आराम से रहते हैं, और जब हम कहीं दूर जाते हैं तो हमें घर की यादें सताने लगती हैं। तो इसी प्रकार से जो कवि हैं, कवि को भी अपने घर की याद आ रही है। कवि कहाँ हैं? कवि जेल में हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में वे 3 साल के लिए जेल चले गए थे, और वहाँ पर उन्हें अपने घर की याद सताने लगी थी। घर की सुखद यादें, अपने भाई बहन और माता पिता को वे याद कर रहे थे। तो इसी के आधार पर इन्होंने यह कविता रचित की है, और हम देखेंगे कि उनको अपने घर की यादें कैसे आ रही हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी आरोह पुस्तक में कितने पाठ डिलीट हो गए हैं जो आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। पहले हम एक नज़र उस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम गद्य खंड में देखेंगे। गद्य खंड में हमारे जो पाठ नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले सत्यजीत राय का है अपू के साथ 2.5 साल, ये आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। उसके बाद विदाई संभाषण, यह भी आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। और इसके बाद आ गया आपका रजनी। रजनी भी आपकी परीक्षा में नहीं आएंगी। और फिर आत्मा का ताप। इस प्रकार से 4 पाठ आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। अब देखते हैं पद्य खंड में। पद्य खंड में कौन कौन से हैं आपकी जो कविता परीक्षा में नहीं आ रही है? कबीर और मीरा, ये दोनों आपकी परीक्षा में आएंगे। और आगे हैं जो इसमें पथिक है, पथिक आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार से पथिक आपकी परीक्षा में नहीं है। और उसके बाद जो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यह भी आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है। फिर अक महादेवी का है, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यह भी आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। और सबसे खतरनाक, यह भी आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। इनको आप पढ़ सकते हो, लेकिन परीक्षा में इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं पद्य खंड में हमारे कौन कौन सी कविता हो गई थी। तो कबीर और मीरा, ये दोनों कविता हमारी हो गई थी। उसके बाद हमने वे आंखें भी हम पढ़ चुके थे। इसके भी प्रश्न आपके हो गए होंगे, और आशा करती हूँ यह आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। आज हम लेंगे घर की याद। तो इस प्रकार से हमारी 3 कविताएं रह जाती हैं। आओ मिलकर बचाएं, इसके बाद आ जाता है हमारा गज़ल, साए मेंदू, और फिर घर की याद। तो आज हम घर की याद लेंगे, इसको पढ़ेंगे आगे। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम देखते हैं विषय हमारा आज का हिंदी, उपविषय, पद्यखंड, प्रकरण, घर की याद, और फिर आता है कवि। कवि कौन है इस कविता के? भवानी प्रसाद मिश्र जी। ठीक है। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय लेते हैं, कवि के बारे में देखेंगे। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, जिन्होंने घर की याद कविता लिखी है। अपनी यादों को इन पंक्तियों में संजोया है। तो शुरू करते हैं, कवि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? टिगरिया गांव में हुआ था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, सन 1913 में। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सतपुड़ा के जंगल, और आगे देखेंगे सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये प्रमुख रचनाएं हम आपको क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कवि
ने और कौन कौन सी रचनाओं को रचित किया है। यह आपकी परीक्षा में भी आ सकता है कि बुनी हुई रस्सी के कवि का नाम बताइए। तो इस प्रकार से आपकी पुस्तक में जो रचनाएं हैं उन पर अच्छे से नज़र निकालना, उनको अच्छे से याद करना, जिससे परीक्षा में आए तो आपका कोई वह प्रश्न गलत ना हो जाए। आगे प्रमुख सम्मान देखते हैं, किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया है इनको। साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया गया है इनको। और ये हमसे कब अलविदा कह चुके थे? सन 1985 में, 1985 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें से ये प्रमुख थे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया था। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखों की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। इनको किसकी संज्ञा दी गई है? कविता का गांधी भी इनको कहा जाता था। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता थी। इसी कारण इनको कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते उसे घरेलू बना लेते थे। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती थी। इन्होंने अधिकतर जितने भी अपने कविता के शीर्षक लिए हैं उनसे एक जुड़ाव था, उनको एक घरेलू उसमें अपना लेते थे। तो इससे इनकी जितनी भी कविताएं हैं वे सभी ही बहुत सुंदर हैं और हमें इतनी भी मतलब प्राय सी नहीं लगती, अपनापन सा लगता है, जैसे लगता है कि अपने ही घर की कहानी हो। जैसे जिस प्रकार से ये घर की याद है, घर की याद में भी इन्होंने एक आत्मीयता का प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये तो इनका संस्मरण है, इनकी यादें हैं। तो इसी से इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से व्यक्ति जब अपने घर से दूर जाता है तो कितनी पीड़ा होती है उससे, और अपने घर की जो यादें हैं, अपने परिजन हैं, एक एक करके किस प्रकार से उसके सामने आते जाते हैं और इतना ऐसा लगता है जैसे वे हमारे साथ ही हों। ये इनकी संवेदना है। इस कविता में हम उनकी संवेदना को देखेंगे कि उनके जो भावनाएं हैं किस प्रकार की हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कवि के बारे में देखा है, अब अपनी कविता की ओर चलते हैं। घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। सबसे पहले हम कविता का परिचय देखेंगे। इसमें कविता का नाम घर की याद, कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र जी। भाषा खड़ी बोली, सहज अभिव्यक्ति, शैली प्रश्नात्मक, अलंकार, अनुप्रास, यमक और उपमा और वीर रस भी हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। जब वह अपने पिता का वर्णन करता है तो हमें वीर रस का आनंद मिलता है, वीर रस के आनंद की अनुभूति होती है। तो आप इसमें देखेंगे। आगे आता है रस। रस कौन सा? इसमें करुण रस। अन्य में और क्या क्या है? इसमें संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण है, सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन है, पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद है। हमें वीर रस के आनंद की अनुभूति होगी जब वो अपने पिता का वर्णन करेंगे। तो कविता से आपका परिचय हो गया है, कविता में कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है। तो इसमें आप देखेंगे कि सावन को उन्होंने एक माध्यम बनाया है अपने घर में संदेश भेजने का। ठीक है, तो वो किसके द्वारा संदेश भेज रहा है कवि? सावन के द्वारा, बारिश के द्वारा जो वर्षा हो रही है उसको वो संबोधित कर रहा है।
उसको वो कह रहा है कि जाकर मेरे घर में यह संदेश देना। तो आप बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार होता है। तो जो उसको एक व्यक्ति के समान मान रहा है, तो आप ये अलंकार अपने आप सोच कर लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो कवि है, कवि जेल में है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो 3 साल के लिए जो कवि थे, कवि जेल चले गए थे। तो माता पिता को शर्मिंदा नहीं होना पड़ा था, क्योंकि वो एक अच्छे कार्यों के लिए गए थे जेल में। तो वो जेल में जब वर्षा हो रही थी, वहाँ पे सावन का महीना भी आया था बीच में, तो उस जो वर्षा हो रही थी, पानी बरस रहा था, तो उस समय वह अपने घर को याद कर रहा था। वह अपने भाई बहनों को याद कर रहा था, किस प्रकार से वह भाई बहनों के बीच खेलता था, और अपने माता पिता को याद कर रहा था, अपनी बहन को भी याद कर रहा था। और ये कह रहा है कि मुझे अपने घर की बहुत याद सता रही है। और वह सावन को ये कह रहा है कि मेरे घर में जाकर यह संदेश देना कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हूँ, क्योंकि अगर मेरे माता पिता मेरे बारे में जानेंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए आप सब ये कहना। आगे बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। तो कविता आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आपको मैंने कहा है कि अगर ध्यान से सुनेंगे तो कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको कविता अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। तो यहाँ देखिए, पानी 2 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पानी 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ हमें कई निकल रहे हैं, अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया हमारा, यमक अलंकार। क्योंकि पानी, एक तो पानी से है कि जो सावन में वर्षा हो रही है उस पानी से है, दूसरा है वह पानी यादें, जो रात भर पानी के साथ हमें जो यादें आ रही हैं, यादें गिर रही हैं हमारे मन में गिर गिर के आ रही हैं। तो यादों को भी पानी यहाँ पर कहा जा रहा है। एक पानी हो गया जल और दूसरा पानी हो गया यादें। तो इस प्रकार से कौन सा अलंकार है यहाँ पर, हमारा यमक अलंकार है। अब आगे देखेंगे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि सावन का महीना है, और जो कवि है, कवि भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में जो हुआ था, 3 साल के लिए जेल चले गए थे। तो वहाँ पर सावन का महीना भी आया है। तो जब रात भर बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, तो रात भर पानी गिरता रहा था। तो उसमें कवि को अपने परिजनों की याद आ रही थी, परिवार वालों की याद आ रही थी। उससे क्या हुआ कि उसका प्राण और मन दोनों को यादों ने घेर रखा था। उसके मन में उमड़ उमड़ के यादें क्या है आ रही थी, और उसके प्राण को और मन को घेर रही थी। यह ना आगे कि प्राण मन गिरता रहा, तो यादों ने उसके प्राण और मन को घेर रखा था। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तीर कहते हैं तैरने को। ठीक है, तो क्या है कि बहुत पानी गिर रहा है, मतलब कि वर्षा इतनी तेज हो रही है कि रात भर पानी बरसता रहा, सुबह भी बरस रहा है। और उसकी नज़र में क्या हो रहा है, उसकी नज़र में उसका घर तैर रहा था। उसके घर की यादें आ रही थी कि किस प्रकार से वह अपने घर वालों के भी अच्छे से रह रहा था, कितना सुखद था, भाई बहनों के बीच कितना अच्छा लगता था उसे। अब घर की मुझको, आगे देखेंगे कि घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यहाँ पे पूर किसे कहा गया है, यहाँ पर खुशी का भंडार, ये भंडार है। तो यहाँ पे कहा है कि घर मुझसे दूर तो है, लेकिन जो क्या है, वहाँ के जो खुशी है, जो वहाँ का खुशी का भंडार है, वह मुझे याद आ रहा है, उसका मुझे एहसास हो रहा है। यहाँ पर भी मैं जेल में भी उसको महसूस कर रहा हूँ, अपनी खुशी को, जो मैं परिवार वालों के साथ बांटता था जब उनके साथ रहता था। आगे देखेंगे। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रीताप के घर।
परिताप कहते हैं कष्ट, पीड़ा, दुख, ये सब है। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि क्या है, जो बहन मायके आती है तो कितने सपने लेके आते हैं कि घर में सब अच्छे से होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे और वहाँ पर मैं अच्छे से रहूँगी। और फिर आके देखती है कि मेरा भाई तो एक जेल में है। तो क्या है, वह जो दुख है उसको अंदर तक कचोड़ देता है, पीड़ा देता है। तो इसलिए वह दुखी हो जाते हैं। परिताप के घर है कि कष्टों के घर, पीड़ा के घर, दुख के घर। ठीक है, इतना कहा गया। घर की घर में चार भाई। तो वे कहते हैं कि मेरे घर में मेरे चार भाई हैं और उसमें एक बहन है। और जो बहन है वह मायके आई हुई है और ऐसा लगता है कि वो मायके नहीं, परिताप के घर, कष्टों के घर, पीड़ा के घर, दुख के घर आई है। क्योंकि जब वो मुझे नहीं देखेगी तो वह दुखी हो जाएगी और कहेगी कि मेरा एक भाई नहीं है। तो जो सुख के सपने देख के आई है वह उसके दुख में बदल जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया है। अब आगे देखते हैं। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतनी कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें। तो यहाँ पे देखो कि कवि ये कह रहा है कि सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि उनमें कोई भी मतभेद नहीं है। सब एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। और मेरे घर में चार भाई हैं और चार बहनें हैं। तो अपने परिवार में बता रहा है कि मेरे माता पिता हैं और चार भाई और चार बहनें हैं। और जो भाई हैं वे कैसे हैं? वे मेरी बुझाएं हैं। याद रखना, प्रश्न आ जाता है कि कवि ने भाई को क्या कहा है या कवि ने भुजा किसको कहा है। तो याद रखना, किसको कहा है? भाई को कहा है। और बहनें क्या है? बहनें प्यार हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यह प्रश्न आ जाता है अधिकतर कि कवि ने भाई को बुझाए कहा है और बहनों को प्यार कहा है। बुझाए क्यों कहा है? क्योंकि जब भी कोई हमारे पर कष्ट आता है तो भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं उन कष्टों को दूर करने के लिए। इसलिए यहाँ पर भाई को बुझा कहा है। और प्यारे बहनों को क्यों कहा है? क्योंकि बहनों से हमें भरपूर प्यार मिलता है। और जब बहनें होती हैं तो वे एक माँ का दर्जा ले लेती हैं और वे माँ जैसा ही हमें प्यार देती हैं। इसलिए बहनों को प्यार कहा है। इतना आपको समझ में आया है? आज हम इतना ही लेंगे। यहाँ पर हमने ये कविता पढ़ी है। ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम इतना ही लेंगे। आज हमने कवि के बारे में देखा, कवि का परिचय देखा और घर की याद की आधी कविता पढ़ी। आधी नहीं, थोड़ा सा अंश पढ़ा है आज, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। आज हमने यह भी देखा है कि कौन कौन से चैप्टर हमारे डिलीट हो गए हैं और हमारी कितनी कविताएं रह गई हैं। ठीक है, जो मैं इसमें मध्य में आपको प्रश्न बताती हूँ वह प्रश्न आप नोट करते जाना है, क्योंकि वे परीक्षा में आ सकते हैं। फिर परीक्षा में आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, इन प्रश्नों को नोट करते जाएंगे। और जिस प्रकार से मैंने पहले भी नोटबुक में कहा है कि नोट करेंगे, सबसे पहले आप कविता का परिचय लिखेंगे, फिर इसका भावार्थ लिखेंगे संदर्भ सहित, संदर्भ और प्रसंग सहित। ठीक है, आगे अब आगे की वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। साई राम। आप अपना गृह कार्य करते रहिए और सुखी रहिए। साई राम।